महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ईरान इजराइल का युद्ध जो है वो भी 18 दिन हो चुके हैं। तो एक बार थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री कहां पर है, किसको क्या फायदा हुआ है, किसको क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 18 दिन के बाद इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लूजिंग साइड पे है। दो मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, वॉर में चलता रहता है। यूएसए 200 साल से वॉर कर रहा है, वेल्थ इतनी है, मिलिट्री इतनी है, पैसा इतना है कि वो लास्ट में जीत जाते हैं। पर अभी के लिए देखा जाए 3 हफ्ते के अंदर $12 बिलियन खर्चा कर चुके हैं। तेल जो है वो $100 बैरल से ऊपर पहुंच चुका है। और जो यूएस डॉलर है वो इस समय बेसिकली इकोनॉमी में स्ट्रेस पे है। इनको लग रहा था एक छोटी सी क्विक वॉर होगी, जल्दी से सुप्रीम लीडर को उड़ा देंगे एंड दे विल विन इट। हावेवर अब ये एक लंबी वॉर में ड्रैग हो चुके हैं। जापान वॉर में इनकॉन्सिक्वेंशियल है बट थोड़ा सा डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जापान का सारा तेल है वो आता है गल्फ से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक महीना और बंद रहा तो जापान के इकोनॉमी के बट्टे खुल जाएंगे। यूरोप के और ट्रंप के, अमेरिका के नहीं, यूरोप के और ट्रंप के जो रिलेशन है वो हो गए हैं खोटे। ट्रंप बड़बोला आदमी है, यूरोप के हर किसी कंट्री को गाली दे देता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर देता है। अभी ट्रंप ने बोला कि यूरोप नेटो का हिस्सा है तो हमारे साथ पार्टिसिपेट करो वॉर में। यूरोप के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने कर दिया मना। दे आर एक्चुअली कंफ्यूज कि भाई करना है क्या करना है। तेल बढ़ रहा है तो यूरोप की इकोनॉमी भी स्ट्रेस में आने वाली है। यूरोप का कोई मूड नहीं है इस वॉर के अंदर एंटर करने का। भारत पहुंच गया अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, क्योंकि हमें इजराइल और यूएसए से भी बना के रखनी है और हमें ईरान से भी बना के रखनी है। अगर इनके लिए स्टेटमेंट दे देते हैं तो ये चिढ़ जाते हैं, इनके लिए स्टेटमेंट दे देते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी और तेल नहीं आने देता है। बड़ी समस्या चल रही है जीवन भाई। गल्फ के जो कंट्री है वो इस समय रिकंसीडर कर रहे हैं कि कहीं इजराइल और यूएसए ने उनको अपनी वॉर में तो नहीं घसीट लिया है। ज्योग्राफिकली ईरान के काफी पास है, इसीलिए ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वॉर लंबी चले और इनके ऊपर अटैक होते रहे। अगर 1-2 महीना और वॉर चल गई, पूरे पूरे दुबई का भसूड़ बना देंगे और फाइनेंशियल कैपिटल थी उसका चूरमा निकल जाएगा। और उसका इंपैक्ट आज नहीं है, बेसिकली अगले 10 साल तक आएगा। जब वो ईरान है छोटा कंट्री, यूएसए के रिलेटिव में इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर हाउस नहीं है, पर सर्वाइव कर रहा है इतने तरीके से कि एक बार तो दूर से देख के इंप्रेसिव लगने ही लग गया है। और सक्सेसफुल हो गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा का पूरा वेपनाइज करने में। रशिया थोड़ा सा बेनिफिट कर रहा है क्योंकि यूएसए का और पूरे के पूरे वर्ल्ड का ध्यान जो है रशिया यूक्रेन वॉर से हट गया है। चुपचाप से ईरान की सहायता कर रहा है, उनको इंटेल भी देने लग गया, उनको सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसी संभावना है कि जो नए वाला सुप्रीम लीडर है खमीनी का जो बेटा अभी नया अयतुल्ला बनना है, वो हो सकता है इस समय रशिया के एक हॉस्पिटल में चुपचाप से रिकॉपरेट कर रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर यूएसए ने बम फोड़ दिया था। यूएसए सक्सेसफुल हो गया था इंडिया को भी रशिया का तेल खरीदने से, लेकिन इस वॉर की वजह से रशिया का तेल दोबारा से मार्केट में बिकने लग गया, तो इनकी इकोनॉमी चल रही है। इस पूरी की पूरी वॉर का जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फायदा है वो उठा रहा है चाइना। इस कॉन्फ्लिक्ट पे ऑब्वियसली चाइना ₹0 खर्च कर रहा है, लेकिन ईरान का जो तेल है वो चाइना में आराम से पहुंच रहा है, क्योंकि इसने ईरान से अपने रिलेशन अच्छे बना के रखे हुए हैं। दूसरा, ईरान को $5 मिलियन के इसने हथियार बेच दिए हैं चुपचाप से। अपने वेपन्स भेज रहा है ईरान को, वहां से चीप तेल लेने लग रहा है। और इंडिया की तो पोजीशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के जहाज बड़ी आसानी से निकले जा रहे हैं। तो अगर मोटा मोटी देखें इस वॉर से जो स्ट्रेटेजिक गेन है और जो इकोनॉमिक गेन है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा है चाइना का। और जो इकोनॉमिक लॉस है और जो स्ट्रेटेजिक लॉस है उसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंडिया, जापान और यूरोप इन दोनों की लड़ाई के बीच में घुस गए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये लड़ाई करेंगे तब तक तेल का प्राइस बढ़ता रहेगा, और यूरोप और जापान और इंडिया का जो तेल है वो इसी गल्फ रीजन से आता है, और हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस होती रहेगी। ये है भाई 18 दिन के युद्ध का रिपोर्ट कार्ड। ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए था। ये कलेशी बुआ, कलेशी मामी है ये। बस मुझे ये पता चल गया कि डेवलपमेंट, पढ़ाई, पैसा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये ऊटपटांग आदमियों को पब्लिक ऑफिस में जाने से रोक नहीं पाती है अमेरिका वाले भी झंडू। जिस मर्जी को इलेक्शन जिता के प्रेसिडेंट बना दे। उस आदमी की बात सुन लो ना तुम, भाई इसको कैसे बना रहे हो प्रेसिडेंट को, इसको बस कंडक्टर नहीं बनाया जा सकता, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन पगलाया हुआ बबलू आदमी है। अगर अडानी जी का मैटर ना फटा हुआ ना तो मोदी जी को चप्पल पे चप्पल मारे, वो तो चलो